हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम यूएनओ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके कौन कौन से बॉडी हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ के मेंबर हैं, है ना, इतने इसके कितने पार्ट हैं, कौन कौन से वहाँ लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो यूएनओ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि अंतर सरकारीय, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसी कंट्री को। इसकी स्थापना जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की गई थी, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की गई थी, ताकि ऐसा कोई नेक्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हो, यानी थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, दुनिया में शांति हो, पीस कायम हो, इसके लिए यूएन का स्थापना किया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ था, वर्ल्ड वार 1 के बाद भी एक स्थापना हुआ था ऐसा ही, लीग ऑफ नेशन, है ना, लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो बना था उसके कई सारे फेलियर रहे हैं ना, कि उन्हें इसका भी काम था कि 1918 में जब लीग ऑफ नेशन स्थापित हुआ तो उसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं हो, कहीं भी कंट्री में कोई युद्ध नहीं हो। लेकिन इसमें कई फेलियर रहे, बहुत सारे कंट्री आपस में उस ड्यूरिंग भी लड़े, उस पीरियड में भी, और सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ, है ना। तो लीग ऑफ नेशन के कई सारे फेलियर में सेकेंड वर्ल्ड वार लास्ट फेलियर या सबसे बड़ा फेलियर था, और इसके कारण से लीग ऑफ नेशन को हटा ही दिया गया और एक नया लाया गया ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ये लीग ऑफ नेशन में कई सारे कंट्री मेंबर भी नहीं थे, जैसे यूएसए खुद उसका मेंबर नहीं था, तो ये भी एक फेलियर का रीजन था कि एक बड़ा सा कंट्री उस समय काफ़ी अमीर कंट्री उसका मेंबर नहीं था। तो यूएन जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम क्या है, तो इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस करना, ह्यूमन राइट को मेंटेन करना, सिविल राइट को मेंटेन करना, पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी लाना दुनिया में, है ना, और एट लास्ट वर्ल्ड में पीस लाना, ये सब इसका काम है। यूनाइटेड नेशन वर्ड जो है पहली बार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा बोला गया था। ये पहली बार यूनाइटेड नेशन वर्ड जो शब्द है ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा बोला गया था, और ये यूएन मतलब कि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, बल्कि एलाइड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था। यदि वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़े होंगे तो एलाइड कंट्रीज़ क्या होता है आपको मालूम होगा। तो एलाइड कंट्रीज़ के बारे में इस टर्म को यूज़ किया गया था, और इस टर्म को पहली बार 1942 में यूज़ किया गया था ऑफिशियली, जहाँ पे 26 गवर्नमेंट एक अटलांटिक चार्टर साइन किए थे। ठीक है, तो अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था 26 गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे पहली बार यूनाइटेड नेशन यूज़ किया गया था एलाइड कंट्री के अलावे। 25 अप्रैल 1945 को यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ, और जहाँ पे 50 गवर्नमेंट आए और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आए, और वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का चार्टर ड्राफ्ट किया गया, मतलब यूनाइटेड नेशन का संविधान बनाया गया, ऐसा बोल सकते हैं। यानी 25 अप्रैल 1945 को यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें 50 गवर्नमेंट और कई एनजीओ शामिल हुए और यूनाइटेड नेशन चार्टर को अडॉप्ट किए, ड्राफ्ट किए बोल सकते हैं। ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को आया। उस समय रेटिफिकेशन साइन किया गया 46 सिग्नेटरीज के द्वारा, और रेटिफाई किया गया 5 परमानेंट मेंबर के द्वारा। तो ये 5 मेंबर कौन कौन थे, तो यूएस, यूके, यूएसएसआर, है ना, रसिया का पुराना नाम है, ये क्या होता है हम आगे बताएंगे। उसके बाद है फ्रांस, और एक होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना उस समय का नाम है, अभी जो बोला जाता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी बोला जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट में आप लिखा देखे होंगे कि मेड इन पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये दोनों में क्या अंतर है, तो हम आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं। मान लीजिए कि चाइना का मैप कुछ ऐसा है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो इधर चाइना है ऐसे, इधर इंडिया यहाँ पे, है ना, इंडिया यहाँ पे मान लीजिए कि, तो इधर वाला जो पोर्शन में ताइवान एक कंट्री है, आप देखे होंगे यहाँ पे ताइवान एक कंट्री है। तो ताइवान बोलता है कि मेनलैंड चाइना हम है, और ये बोलता है इधर जो अभी हम लोग चाइना समझते हैं जिसको, ये बोलता है कि ये चाइना हम है, हम चाइना है, ये कहता है हम चाइना है। ठीक है, तो उस समय जो द रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो ताइवान का था, ना कि ये चाइना जो अभी हम लोग समझते हैं, है ना। तो ताइवान का उस समय का परमानेंट सीट था, लेकिन बाद में दोनों कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर पूरे वर्ल्ड जो है माना कि नहीं यही चाइना है, जो अभी हम लोग चाइना समझते हैं उसको चाइना मानता है ना। तो इसका नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो हम लोग अभी चाइना समझते हैं, और जो ताइवान है उसका नाम है द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो परमानेंट सीट था वो द रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए था, है ना, परमानेंट सीट द रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए था, ताइवान के लिए था। ठीक है,
तो 5 कंट्री रेटिफाई किया, 46 कंट्री सिग्नेटरीज था, मतलब साइन किया। अब देखिए सिग्नेटरीज और रेटिफिकेशन में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, कोई मीटिंग हुआ बड़ा सा, वहाँ पे कुछ डिसीजन लिया गया कि ऐसा ऐसा चीज़ करना है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे हुआ कि 50 मेंबर मान लीजिए कि आए, वहाँ पे हुआ कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि 50 में से 5 मेंबर को ना पसंद आया हो, तो बोले कि हम ऐसा इस पर साइन नहीं करेंगे, तो 45 कंट्रीज इस पर साइन कर दिए, तो 45 इसके सिग्नेटरीज हो गए। अब क्या होगा कि इसको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने कंट्री में जाके पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ेगा, इससे रिलेटेड है ना, जो यहाँ पे तय हुआ है इस कॉन्फ्रेंस में, उससे रिलेटेड पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ेगा कि हम यहाँ गए थे उस सम्मेलन में, ऐसा कुछ हम वादा करके आए हैं, तो हम पार्लियामेंट में उसको बिल आया, वहाँ से उसको पास कराना पड़ता है। तो यदि पास होकर के बिल जब एक्ट बन जाता है तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन, यानी कि वो रेटिफाइड हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 46 सिग्नेटरीज थे, लेकिन उस समय 5 ही इसके क्या बोलते हैं उसको, रेटिफिकेशन किए थे। 5 ही कंट्री जो रेटिफाई किए थे। कौन कौन थे, तो यूएस, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना। ठीक है, उसके बाद आता है इसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो इसका फर्स्ट मीटिंग 51 देश के साथ हुआ था, उसमें 51 नेशन रिप्रेजेंट किए थे, और यूएन जनरल असेंबली का और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए और यूएनएससी, ये दोनों का मीटिंग हुआ था। 51 नेशन रिप्रेजेंट हुए थे, लेकिन याद रखिएगा न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था। जैसे अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है ना, अभी इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। लंदन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर है ना, वेस्टमिंस्टर किसको बोलते हैं, वहाँ का जो पार्लियामेंट हाउस है उस प्रॉपर जगह को वेस्टमिंस्टर बोला जाता है। जैसे यूएसए में न्यू दिल्ली है ना उस इलाके का नाम, तो उसी तरह से वेस्टमिंस्टर उसको बोला जाता है। लंदन का वो पार्टिकुलर एक बोल सकते हैं मोहल्ला है वेस्टमिंस्टर। ठीक है, वहाँ पे था मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल, यहाँ मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल, वहीं पे इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था, और 6 जनवरी 1946 को हुआ था। 51 कंट्री रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, उसके बाद फिर 1946 से 1952 तक न्यूयॉर्क में हुआ, दूसरे बिल्डिंग में, और एक परमानेंट बिल्डिंग में 1952 के बाद वहाँ पे गया। ठीक है, 1952 के बाद वहाँ पे अपना परमानेंट बिल्डिंग में गया। उसके पहले 46 से 52 तक न्यूयॉर्क में दूसरे जगह पे होता था, ऐसा बोल सकते हैं कि एक टेम्पोररी ऑफिस में। 1946 में लंदन में हुआ था, तो यानी आपसे कोई पूछे कि यूएनजीए का फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ऐसा नहीं कि न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, लेकिन अब एक को हटा दिया गया, तो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो अभी पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं, तो 5 हैं। ठीक है, पहले 6 थे। कौन कौन थे, तो अभी कौन कौन है देख लेते हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और सेक्रेटेरिएट, 5। छठा कौन था जिसको हटा दिया गया था, वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल। वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको 1994 में हटा दिया गया। ठीक है, 5 जो ऑर्गन है अभी इसका, उसमें से 4 का जो हेडक्वार्टर वहीं पे है, मतलब न्यूयॉर्क में ही है, सेम बिल्डिंग में। लेकिन एक जो है आईसीजे, उसका हेडक्वार्टर अलग है, वो है द हेग में है ना। द हेग एक जगह का नाम है, द हेग एक जगह का नाम है जो नीदरलैंड में है। ठीक है, तो इसमें 4 जो है, बाकी जो 4 हो गया जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चारों का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और 5वां जो आईसीजे है उसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, उस जगह को जो जहाँ पे न्यूयॉर्क में वो जगह जो सिचुएटेड है तो यूएसए के अंदर, मान लीजिए कि यूएसए है, उसमें से एक छोटा सा शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है इसका यूएन का हेडक्वार्टर, लेकिन उस जगह को इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है, उस जगह को अंतर्राष्ट्रीय जगह माना जाता है, इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा, यदि कोई आपसे पूछे कि इंटरनेशनल टेरिटरी कहाँ है, तो जहाँ पे यूएन का हेडक्वार्टर वो इंटरनेशनल टेरिटरी है। ठीक है, और भी यूएन के बहुत सारे ऑफिस हैं डिफरेंट, तो जेनेवा में, पेरिस में, नैरोबी में, और भी कई अफ्रीकन कंट्री और यूरोपियन कंट्री में है। ठीक है, तभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। इतना ध्यान रखिए, 5 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें 4 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और 5वां का द हेग नीदरलैंड में। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और सेक्रेटेरिएट का 2 ही लैंग्वेज, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन का, लेकिन यूएन का जो सेक्रेटेरिएट है उसका 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन है, तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। ठीक है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोई 7वां लैंग्वेज ऐड कराना चाहता है, कोई कंट्री जैसे इंडिया चाहता है कि हिंदी ऐड हो जाए वहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यूएनजीए में वोटिंग कराना पड़ता है ना। यदि आधे से ज़्यादा मेंबर एग्री हो गए कि हाँ यूएनजीए में कि हिंदी को ऐड करना चाहिए, तो ऐड हो जाता है वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
देखिए जैसे 7 अभी 6 लैंग्वेज है, तो यूएन का जो डॉक्यूमेंट प्रेस रिलीज होता है या फिर जो भी काम होता है वो 6 लैंग्वेज में होता है। यदि 7वां लैंग्वेज यदि ऐड हो जाएगा तो यूएन को 7 लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा, है ना। जो भी प्रेस रिलीज होगा, जो भी रिपोर्ट रिलीज होगा, और भी कई तरह के काम होते हैं, सिर्फ यही दोनों काम नहीं है, तो 7 लैंग्वेज में करना पड़ेगा। तो इससे यूएन पे बर्डन आएगा, तो यूएन पे बर्डन आएगा तो इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो इंडिया जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता नहीं है। जैसे यूएन का जो इतना भी फाइनेंस होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूएसए का योगदान है, लगभग 22% यूएसए देता है, ठीक है। और भी कई कंट्री 5%, सेकंड नंबर पे जापान आता है, आई थिंक 10% के आसपास देता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, इंडिया ज़्यादा देता नहीं है, तो इसलिए सबसे पहला बात इंडिया को उतना सुना नहीं जाता इस मामले में, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के मामले में, ठीक है। लेकिन इंडिया अभी दे भी दे, यूएन दे दे, है ना, यूएन को दे दे, तो यूएन तो पैसा लेता है। लेकिन अब क्या करना पड़ता है, जैसे उसके जो 193 मेंबर हैं, यूएनओ के 193 मेंबर हैं, सारे मेंबर को जब भी कोई कंप्लेन वो लाएंगे यूएन में, जब भी वो कोई काम करवाने जाएंगे यूएन में कोई भी मेंबर, तो उनको 7 लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, अभी 6 लैंग्वेज में बनाना पड़ता है। तो सारे कंट्री के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा इनडायरेक्टली भी, है ना, सारे कंट्री के ऊपर। तो इसलिए एक कंट्री भी नहीं चाहेंगे कि हम पे कोई फाइनेंशियल बर्डन आए। अब फिर इन पे बर्डन कैसे आएगा, तो इनको हिंदी का एक प्रोफेसर रखना पड़ेगा, जो मतलब कि ट्रांसलेटर टाइप का रखना पड़ेगा, जो हिंदी में टाइप कर सके, बोल सके, सारे बात को हिंदी में लिख सके, है ना। तो हिंदी के लिए इनको अलग एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तो बहुत सारे कंट्री जो है इसलिए पीछे हटते हैं कि कोई नया लैंग्वेज नहीं ऐड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसका एक रास्ता निकल सकता है कि जो कंट्री फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं है कि 7 लैंग्वेज को झेल सकें, है ना। जैसे बहुत सारे कंट्री कहते हैं कि हम पे फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, तो इंडिया क्या करेगा, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, आप हिंदी में जो कुछ भी आपका खर्च हो रहा है हिंदी को प्रमोट करने में, वो आप हमसे ले लीजिए। लेकिन यूएन के रूल के खिलाफ है ना। यूएन ऐसा नहीं करने देगा, यूएन ऐसा नहीं करने देगा कि आप अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए किसी कंट्री को पैसा दे, घूस देने जैसा हो गया। तो इसलिए काफ़ी सारे मतलब कि प्रॉब्लम है। और खुद इंडिया का इंटरनल पॉलिटिक्स भी हिंदी को प्रमोट करने नहीं देता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 6 ही लैंग्वेज और 7वां लैंग्वेज कैसे ऐड होता है बता दिए। अभी हिंदी के अलावा और भी कोई लैंग्वेज ऐड हो सकता है, जैसे रसियन है यहाँ पे, तो और भी ब्राज़ील अपना लैंग्वेज ऐड कराना चाहेगा, या फिर कोई भी हर कंट्री अपना लैंग्वेज ऐड कराना चाहेगा। तो क्या प्रोसेस है, यूएनजीए में वोटिंग कराना पड़ता है और उससे क्या क्या होता है, और ये हम बता चुके हैं अभी, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसके मेन ऑर्गन के बारे में। तो यूएनजीए क्या है, तो मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, एक तरह से बोल सकते हैं कंट्री का जैसा संसद होता है पार्लियामेंट, उसी तरह से यूएन का पार्लियामेंट है, जहाँ पे 193 मेंबर जितने भी हैं उसको इक्वल राइट मिलता है। मतलब हर किसी का वैल्यू बराबर है, ऐसा नहीं है कि इसमें वैल्यू कम ज़्यादा है। बहुत सारे यूएन का ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे वैल्यू कम ज़्यादा है, लेकिन यूएनजीए में वैल्यू सबका बराबर है। यहाँ पे इंटरनेशनल इशू को सॉल्व किया जाता है। इसका और क्या काम है, तो बजट देखना यूनाइटेड नेशन का, नॉन परमानेंट मेंबर अपॉइंट करना सिक्योरिटी काउंसिल में, और भी इसके कई काम है। मतलब कंप्लीटली संसद एक तरह से बोलते हैं, वर्ल्ड का संसद ऐसा बोल सकते हैं। तो यूएन जनरल असेंबली में 193 मेंबर है, हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट है, मतलब कि हर किसी का इक्वल वैल्यू है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूएनजीए जो है रेगुलरली मीट करता है, सेशन एक साल में एक सेशन होता है, जो सितंबर से दिसंबर तक मेनली चलता है अधिकांशतः। अब देखे होंगे इंडिया के कई लीडर जैसे मोदी जी, अटल बिहारी जी, सुषमा स्वराज जी, ये सब जो है वहाँ पे बोले हैं, और भी कई नेता बोले हैं। तो सितंबर से दिसंबर के आसपास तक चलता है यूएनजीए में। पहली बार जो यूएन के प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था पॉल हेनरी स्पार्क, है ना। पॉल हेनरी स्पार्क बेल्जियम के थे, जो 1946 में यूएन के जनरल असेंबली का हेड बने थे। इंडिया की तरफ से भी कोई बना है तो हाँ, विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित नेहरू जी की बहन थी, है ना, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बहन थी। 1953 में इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट बने थे यूएनजीए का। ध्यान रखिएगा, यूएन का नहीं, यूएनजीए का, ठीक है। यूएन का प्रेसिडेंट इंडिया की तरफ से नहीं कोई बना है, एशिया की तरफ से एक ही कंट्री का बना है, वो भी म्यांमार का, सॉरी साउथ कोरिया का। तो 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, यूएनजीए की हेड बनी थी। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें देखिए टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर, वीटो क्या होता है अभी हम समझाते हैं। और 10 जो परमानेंट मेंबर हैं वो 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ये 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वीटो पावर क्या होता है हम बता देते हैं। यदि आपको जैसे 15 मेंबर है तो कोई भी रिजोल्यूशन पास कराने के लिए आपको 8 और 7 होना चाहिए, 8 यस होना चाहिए, है ना। 7 मान लीजिए नो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 यस होना चाहिए रेजोल्यूशन पास कराने के लिए। लेकिन यदि इस 8 में 5 जो है परमानेंट मेंबर का यस होना चाहिए, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर जब तक यस नहीं बोलेगा तब तक कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। बल्कि आप मतलब कि 14 और 1 ना हो जाए, है ना। मान लीजिए 14 यस बोल रहा है
और एक नो बोल रहा है, और नो बोलने वाले के पास वीटो पावर है, तो मतलब वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। यानी वीटो पावर का मतलब हुआ कि जो 5 परमानेंट मेंबर है वो परमानेंट है, उसके बाद को नहीं टाला जा सकता, वो यस तभी यस। ठीक है। इंडिया जो है 7 बार रह चुका है, इंडिया जो है यूएनएससी में 7 बार रह चुका है परमानेंट, क्या बोलते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। यहाँ पे हर किसी को एक वोट है, लेकिन वीटो पावर है। ठीक है। और 2 साल के लिए इलेक्ट होता है। इंडिया जो है 7 बार रह चुका है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक सोशल रिलेटेड वर्क के लिए। यूएनओ का बहुत सारा स्पेशलाइज एजेंसी है, जैसे एक होता है WHO है, यूनेस्को है ना, यूनिसेफ है, ये सब यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ऐसा ही बहुत सारा एजेंसी है, लगभग 14 है यहाँ पे दिखाया गया है। तो उनका फाइनेंस देखना, दुनिया में सोशल रिलेटेड वर्क करना, इकोनॉमिक रिलेटेड वर्क करना, डेवलपमेंट लाना, इसका काम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, तो जैसे किसी कंट्री का एक पार्लियामेंट होता है, एक सेक्रेटेरिएट होता है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का भी अपना एक सेक्रेटेरिएट है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका क्या काम है? तो यूनाइटेड नेशन में जो भी वर्क हुआ है उसको फॉलो करवाना। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है। और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट है। आप समझ, जैसे आप मान लीजिए कि जनरल असेंबली सांसद है और ये सचिवालय है, इंडिया की तरफ से देख लीजिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। ठीक है। ICJ, इसके बारे में हम बताए थे कि इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल ब्रांच है और ये पीस पैलेस में है ना, इस जगह का नाम है पीस पैलेस। द हेग में जिस बिल्डिंग में इसका हेडक्वार्टर है उसका नाम है पीस पैलेस। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो 2 कंट्री के बीच में जो भी लीगल डिस्प्यूट होता है उसको देखना। 1945 में UN के चार्टर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 1946 में वर्क करना स्टार्ट किया था, है ना। 45 में स्थापित हुआ था, 46 में वर्क करना स्थापित हुआ था। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इंटरनेशनल कोर्ट बना था 46 में, इसके पहले भी एक कोर्ट था जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है। ICJ के पहले भी एक इंटरनेशनल कोर्ट था जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है। इसमें 15 जज होते हैं जो 9 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है। 15 जज होते हैं जो 9 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। और इंडिया की तरफ से दलवीर भंडारी अभी भी हैं, मतलब ये दोबारा इलेक्ट हुए हैं, याद रखिएगा। इंडिया की तरफ से दलवीर भंडारी 2nd टर्म के लिए अभी इलेक्ट हुए, मतलब अभी वहाँ पे दलवीर भंडारी हैं इंडिया की तरफ से। और इंडिया की तरफ से पहला जज जो वहाँ पे इलेक्ट हुए थे उनका नाम था नागेंद्र सिंह, उनका नाम था नागेंद्र सिंह। ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था? तो यही ऑर्गन है जिसको हटा दिया गया। इसका मेन काम था डीकोलोनाइजेशन के लिए। डीकोलोनाइजेशन करने मतलब कि यदि कोई कंट्री दूसरे कंट्री के अधीन है तो उसको आज़ाद कराना, जैसे इंडिया ब्रिटेन के अंदर था। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन काम क्या था? डीकोलोनाइजेशन करना। 1945 में इसको स्थापित किया था, 94 में इसको हटा दिया गया। लास्ट कंट्री जिसको आज़ाद कराया था उसका नाम था पलाऊ। पलाऊ के बाद ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा तो दूसरे कंट्री के अधीन है, तो इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिजॉल्व कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी नहीं है और 1945 में बना था, 94 में ख़त्म हो गया था। इसका काम था डीकोलोनाइजेशन, यानी कंट्री को आज़ाद कराना। लास्ट कंट्री कौन आज़ाद हुआ था? पलाऊ। यूएन का जो है फाइनेंस कैसे आता है, जैसे मैं बता रहे थे, तो USA 22% देता है, जापान 10% है ना, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है। यहाँ पे देखिएगा जो भी अधिकांशतः परमानेंट मेंबर है ना, इसमें USA परमानेंट है, जापान परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है, UK भी है। सॉरी, जापान परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, चाइना है ना। तो इस तरीके से तो ये सब कंट्रीब्यूटर हैं। इंडिया की तरफ से काफ़ी कम पैसा जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया। टॉप 10 में इंडिया नहीं है आई थिंक। और इंडिया जो है, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, 1945 से ही इंडिया मेंबर है। जैसे बहुत लोग को लगेगा कि इंडिया तो उस समय आज़ाद नहीं था तो इंडिया मेंबर नहीं होगा स्टार्टिंग में, नहीं, ऐसा बात नहीं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है, बताते हैं आपको। हम लोग कंट्री का नाम उस समय जो था वो था ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। उस समय क्या था? ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये नाम कब तक रहा? 15 अगस्त 47 तक। ठीक है, 1947 तक। उसके बाद जब तक संविधान नहीं लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 47 से,
हमारे कंट्री का नाम क्या था, डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, आप यदि हिस्ट्री पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि बहुत सारे नेता लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग करते थे। तो हमारे कंट्री उस समय डोमिनियन स्टेटस में था 3 साल तक। तो हम लोग बोल सकते हैं उस समय हम, मतलब उस समय यूएन हमारी कंट्री का क्या नाम लिखा था डोमिनियन ऑफ इंडिया। उसके पहले था ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्या नाम लिखाता है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब नाम लिखाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हमारे कंट्री का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, वो सीधे इंडिया बोलते हैं। पूछो कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बोलते हैं इंडिया। तो इंडिया हम लोग बोल सकते हैं, हाँ इंडिया नाम है, लेकिन कंट्री का पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना। पासपोर्ट पे आप देखेंगे लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है। और नाम कैसे कैसे बदला इंडिया का यूएन में, ये हम बता दिए अभी। यूएन पहले भी हम बताएं कि इंडिया कई बार सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब कि मेंबर रहा है। और इंडिया से ज़्यादा 3 ही कंट्री रहने वाले हैं, जापान, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया से ज़्यादा परमानेंट मेंबर के अलावे, परमानेंट मेंबर तो 45 से हैं ही, उनके अलावे जापान, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, यही 3 ऐसा कंट्री जो इंडिया से ज़्यादा बार इलेक्ट हुआ है। ठीक है, और इंडिया कई बार परमानेंट सीट के लिए अप्लाई भी किया है, और उसके लिए जितने भी क्राइटेरिया है सब पे इंडिया फॉलो करता है, मतलब सब पे इंडिया लायक है परमानेंट मेंबर के। लेकिन फिर भी चाइना के वीटो के कारण ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, G4 एक ग्रुपिंग यहाँ पे है। G4 ग्रुपिंग में कौन कौन आता है, तो ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया। ठीक है, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया, ये चारों का G4 कंट्री का काम क्या है, तो यूएन में परमानेंट सीट के लिए चारों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या फिर चारों एक तरह से लॉबी बनाते हैं परमानेंट सीट के लिए। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, UDHR। ये यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पास किया गया था 10 दिसंबर 48 को, 1948 में पास किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है ना, याद होगा यदि आपको। तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे एवरी ईयर, है ना। क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, UNGA के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पास हुआ था। नेक्स्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, उसका नाम है HDI। HDI में 3 चीज़ को मेजर किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी का एवरेज इनकम कितना है उस कंट्री का। ये तीनों के आधार पे रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बनाने में, इस इंडेक्स को डेवलप करने में 2 इकोनॉमिस्ट का हाथ है। पहला है इंडिया के अमर्त्य सेन, और दूसरा पाकिस्तान के महबूब उल हक, है ना। तो ये इंडिया के थे, ये पाकिस्तान के थे महबूब उल हक। इनका नाम था अमर्त्य सेन। ठीक है, इनको तो नोबेल भी मिला है अमर्त्य सेन को भी। ठीक है, इकोनॉमिक्स का। तो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, वो दोनों मिल करके एक इंडेक्स डेवलप किए थे, नाम था ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। और UNDP HDI को पब्लिश करता है हर साल, है ना, एनुअली पब्लिश करता है। अभी इंडिया का रैंक 129 है, लास्ट ईयर 130 था, काफ़ी पीछे हम लोग हैं। 189 कंट्री आई थिंक होता है। एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, MDG, है ना। इसमें 8 गोल थे। इसमें कितने थे, 8 गोल थे। इसमें करना क्या था, इसमें 8 गोल थे। ये 2000 से 2015 तक इसका टारगेट था। तो पॉवर्टी को हटाना, यूनिवर्सल एजुकेशन लाना, वुमेन एम्पावर करना, है ना, बीमारी भगाना, ये सब इनका काम था। लेकिन 15 तक ये अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, 15 तक ये अचीव नहीं हो पाया। और जब 2015 में अचीव नहीं हुआ, तो 2015 से 30 तक के लिए एक नया गोल लाया गया। इसको बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसमें 17 गोल हैं, उसमें 8 गोल थे, इसमें 17 गोल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके बारे में देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो अब जो है नया टर्म जो आया है वो SDG है, उसमें 17 गोल है। ये 15 से 30 तक है। ये कब था, 2000 से 2015 तक था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। सेंचुरी जैसे होता है ना 100 साल, उसी तरह से मिलेनियम होता है 1000 साल। UN पीस कीपिंग फोर्स एक होता है, UN पीस कीपिंग फोर्स होता है। इसका काम है दुनिया में शांति बहाल करना। यदि कोई कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, या फिर 2 कंट्री के बीच में जब लड़ाई होता है, तो उस कंट्री के रिक्वेस्ट पे UN जो है अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। और UN पीस कीपिंग फोर्स पीस मेंटेन करना इसका काम है। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1988 में। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है UN पीस कीपिंग फोर्स को 1988 में। ठीक है, याद रखिएगा, UN का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 1988 में। UN पीस कीपिंग फोर्स में
इंडिया के तरफ से नंबर ऑफ मेंबर सेकंड नंबर पे आते हैं। इंडिया जो है सेकंड कंट्रीब्यूटर है अपने सैनिक को वहाँ भेजने में। यूएन पीस कीपिंग फोर्स एक तरह से बोल सकते हैं यूएन का आर्मी हुआ, और उसमें जो सैनिक है उसमें दूसरे स्थान पे इंडिया का है नंबर में, है ना। फर्स्ट स्थान पे पाकिस्तान का है या फिर चाइना का है, अभी हम कंफर्म नहीं है। तो पाकिस्तान या चाइना ये दोनों में से कोई एक है फर्स्ट पे, और इंडिया सेकंड पे है। WHO क्या है? तो WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। WHO यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और 7 अप्रैल 1948 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी 2 टर्म अभी पढ़ लिए कि ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को बनाया गया था, इसलिए उस दिन हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूएन के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिए। अब यूएन में आई थिंक कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग गलत नहीं करेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।